नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का एक नया क्लास स्टार्ट हो रहा है आज से। लेक्चर 1 से हम स्टार्ट करें इंडियन पॉलिटी का। हिंदी मीडियम का ये बैच रहेगा। स्पेशल क्लास है ये इंडियन पॉलिटी का। जो फाउंडेशन बैच अलग से चल रहा है वो तो अपना चलेगा अलग से, चाहे बीपीएससी हो, मेंस हो, यूपीएससी हो। लेकिन मेरा जो क्लास है इंडियन पॉलिटी का, ये ओनली फॉर इंडियन पॉलिटी, हर एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए है। इसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी रहेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रहेंगे, एमसीक्यू भी रहेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वन लीनियर क्वेश्चंस भी रहेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद सारे के सारे पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है। और कुल मिला के ये है हिंदी मीडियम का क्लास। इंग्लिश मीडियम के इंडियन पॉलिटी का जो क्लास रहेगा वो सेपरेट रहेगा। इंग्लिश मीडियम से जिसे देखना हो अपना चैट कर लीजिएगा, उसका क्लास अलग है, उसका टाइम शेड्यूल भी अलग रहता है। ये हिंदी मीडियम का क्लास है, इवनिंग में बैच चलता है मंडे टू फ्राइडे तक, राइट। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वाला लेक्चर में हमने कुछ ज़्यादा लेक्चर ले लिया था, उसको थोड़ा सा इस बार कम करेंगे। ठीक है, कुछ कम करेंगे क्योंकि 100 से ऊपर हो गए थे इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर। इस बार थोड़ा सा समराइज कुछ और कम करके इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास का स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा कैसे हम करते हैं। कभी इंडियन प्रियम्बल का आगे देख देते हैं, कभी इंडियन प्रियम्बल आपको लिखा हुआ मिलेगा, कभी अनुसूची मिलेगा, कभी भाग मिलेगा। ऐसे इसलिए किया जाता है कि आपको कुछ ना कुछ बीच बीच में स्लाइड देखकर याद आते रहा। ठीक है, स्लाइड देखकर याद आते रहे। चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है इंट्रोडक्शन के लिए है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंट्रोडक्शन है तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, बहुमत क्या होता है, राइट, मेजोरिटी किसको बोलते हैं, संस्थाएं कितने टाइप की होती है, यानी कि संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक होता क्या है। ठीक है, और भारतीय संविधान की विशेषता किस प्रकार का है, संघात्मक व्यवस्था है, राइट, यानी कि फेडरल सिस्टम है या यूनिटरी सिस्टम है जिसको एकात्मक व्यवस्था को बोलते हैं। और सोर्सेज भी हम लोग कोशिश करेंगे आज देखने के कहाँ से चीज़ दिया गया है। ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आप लोग अपना कोई इशू हो तो बीच में चैट कर लीजिएगा। प्रियम्बल के बारे में मैंने बताया था कि हम लोग क्लास स्टार्ट किससे करेंगे, प्रियम्बल से करेंगे। प्रियम्बल को यहाँ पे देख लीजिए, 5 टाइप का इंडिया में कैसा है। हम भारत को लोग भारत को कैसा राज्य बनाएंगे, कितना बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाएंगे। ठीक है, उसमें आपको ध्यान में रखना है समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये जो है, कि भारत का संविधान बना था तो मैं नहीं था, बल्कि 42वां संविधान संशोधन 76 द्वारा 3 टर्म जोड़ा गया था। का नाम क्या है, SPA, आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, राइट। और न्याय कितने टाइप का है प्रस्तावना में, 3 टाइप का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, स्वतंत्रता कितने टाइप का है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, राइट। तो इन सब चीज़ों को देखना है। 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा है एक, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता भी है को बढ़ाने के लिए। ठीक है, डेट याद रखना है, तब 26 नवंबर 1949 ईस्वी हितर द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित यानी कि भावी पीढ़ियों को देने के लिए आ जाता है। ये प्रस्तावना है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में हो सकता है करेंगे। प्रस्तावना के पूरा का पूरा चर्चा हम लोग करें, राइट। प्रस्तावना पे अच्छी खासे क्वेश्चन आते हैं प्री में, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो क्लास हमारा इंडियन पॉलिटी का रहेगा इसमें ध्यान रखना है कि प्री और मेंस दोनों के हिसाब से चलाएंगे। करें कुछ मेंस का भी करते रहें, कॉन्सेप्ट का भी मेंस का भी होता है और प्री का तो रहेगा ही। चलिए कुछ रिलेटेड चीज़ों को देख लीजिए। संस्थाएं कितने टाइप का होता है, संस्थाएं भारत में जो पाया जाता है बेसिकली 2 प्रकार के, एक संवैधानिक संस्था और एक गैर संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था क्या हुआ, इसका वर्णन भारतीय संविधान में मिलता हो। जैसे भारतीय संविधान में किसका वर्णन मिलता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो, राइट, UPSC हो गया। तो ये सब पूछा जाए किस प्रकार की संस्था है,
क्या बोलेंगे आप? संवैधानिक संस्था। क्यों? क्योंकि इसका जिक्र भारत के संविधान में है। सिमिलरली अगर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिसका जिक्र भारत के संविधान में नहीं है लेकिन वो संविधान के आदर्शों को फुलफिल करती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैर संवैधानिक संस्था। क्या बोलेंगे? गैर संवैधानिक संस्था है, जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन संविधान के आदर्शों का पालन करता है। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है सांविधिक और एक होता है प्रशासनिक। सांविधिक जिसको हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट द्वारा रूल बना करके लाया गया है। और प्रशासनिक यानी कि कैबिनेट के अप्रूवल से लाया, राइट, लाया गया, कैबिनेट के अप्रूवल से लाया गया है। स्टैट्यूटरी यानी कि जैसे सीबीसी हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, 1964 में इसका स्थापना हुआ था। सीबीसी कब हुआ था? 1964 में इसकी स्थापना हुआ। तो 1964 में जो स्थापना हुआ था सीबीसी, कैसे हुआ था? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको आप बोलते हैं, कैसे हुआ था? पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर के किया गया था, ठीक है, संसद द्वारा ये बिल पास करके ये सीबीसी बना। तो क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे इसको, या फिर क्या बोलेंगे? सांविधिक बोलेंगे। सांविधिक भी बोलेंगे, विधिक भी बोलेंगे। देखिए जैसे नीति आयोग देख लीजिए, ठीक है, नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन कैसे हुआ? कैबिनेट द्वारा चीज़ों को पास करके किया गया। या फिर पे कमीशन आप देख लीजिए, पे कमीशन। अभी 8वां पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार ने बात की है, तो इसके लिए क्या पार्लियामेंट से अप्रूवल जरूरी था? नहीं, इसके लिए कैबिनेट ने अपने लेवल से इसका अप्रूवल कर दिया था, राइट। तो ये ध्यान देना है। सांविधिक संस्था क्या होती है? ऐसी संस्था का निर्माण पार्लियामेंट ने कानून बनाकर किया है। प्रशासनिक संस्था क्या होती है? का निर्माण मंत्रियों या मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया है, राइट। यानी कि योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना था, ठीक है। इन सब चीज़ों को समझ लिए होंगे। संस्थाएं क्या है? असंवैधानिक संस्था भारत में नहीं पाया था, तो ज़्यादा असंवैधानिक के बारे में बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे इंडिया में। संविधान का वर्णन, ठीक है, संविधान का वर्णन में संविधान का दर्शन की बात करेंगे। 4 शुरू से आप उठा लीजिएगा। प्रस्तावना हो गया, मूल अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया और फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ठीक है। ये जो 4 है क्या है? संविधान का दर्शन है, राइट। अब देखिए सरकार का गठन कैसे कैसे होता है? सरकार में कितने रूप होते हैं? सरकार का गठन 3 संस्थाओं को मिलकर किया जाता है। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कैसे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका और कार्यपालिका में आप देखेंगे कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे डिवीजन है, राइट। यानी कि सेंटर में कुछ और विधायिका को कर रहे हैं, राज्य में कुछ और कर रहे हैं विधायिका को, ठीक है। न्यायपालिका अलग है। ये मैं अलग इसलिए बता रहा हूँ कि विधायिका और कार्यपालिका क्या होते हैं? संघीय व्यवस्था का लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? संघीय व्यवस्था का लक्षण होते हैं। लेकिन ये जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका एकीकृत व्यवस्था का लक्षण है। क्योंकि यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किससे है? भारत के संविधान द्वारा विधायिका और कार्यपालिका को सेंटर और स्टेट में अलग अलग पावर दिया गया है, राइट। लेकिन यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है न्यायपालिका में, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल्स देख लीजिए। सरकार का गठन विधायिका लेवल पे देख लीजिए। विधायिका क्या होगा? केंद्र में होगा, जिसको आप क्या कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली राज्य में क्या बोलेंगे आप? विधानसभा। और जहाँ पर विधान परिषद हो वहाँ पर आप विधान परिषद बोलेंगे। हर जगह विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्यों में विधान परिषद है। जिस राज्यों में विधान परिषद है उसका नाम आपको याद रखना जरूरी, राइट, ठीक है। ये हो गया विधायिका के स्तर पर। केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद। एग्जीक्यूटिव लेवल के क्या है? केंद्र में एग्जीक्यूटिव लेवल राष्ट्रपति से शुरू करके सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप डी लेवल तक के, ग्रुप सी या डी लेवल तक के जितने नीचे लेवल के जो स्टाफ होगा, ऑफिसर तो होता ही है, स्टाफ सब किसके पार्ट है? सब एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, राइट। आप भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी भर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपीसी वगैरह, तो खैर ऑल इंडिया सर्विसेज भी उसमें है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अलावा जैसे एसएससी की वैकेंसी आ गई, सीजीएल की वैकेंसी आ गई, सब क्या है? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, सब एग्जीक्यूटिव के पार्ट होंगे, राइट। किसके पार्ट होंगे? एग्जीक्यूटिव के सारे पार्ट होंगे। उसी तरीके से स्टेट लेवल पे देख लीजिए, स्टेट पीसीएस आप देखते हैं, स्टेट पीसीएस में आप एसडीएम डीएम बनते हैं, तो वो सब भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट होंगे। या स्टेट लेवल में कोई एकदम बिल्कुल कलर लेवल के भी कर्मचारी हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट माना जाएगा। लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे? राज्यपाल से करेंगे, ठीक है। तो राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रांतीय सेवा और भी नीचे के जो ये सब क्या है डिवीजन, ये सब संघीय व्यवस्था टाइप से है। क्योंकि इनको पावर कैसे मिल रहा है? भारत के संविधान द्वारा मिल रहा है, भारत के संविधान द्वारा मिल रहा है। न्यायपालिका के बारे में समझ लीजिए। न्यायपालिका में पावर का सेपरेशन नहीं है, न्यायपालिका में पावर का सेपरेशन नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बॉडी है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके नीचे लोअर कोर्ट है। तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही नीचे को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को अलग और हाई कोर्ट को अलग सेपरेट सेपरेट करके ठीक है, संघीय व्यवस्था टाइप से नहीं है, क्या है, एकीकृत व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अदर्स, इस टाइप से समझना है। बाकी अब संघीय, जब भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ेंगे, विशेषता में हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे संघीय व्यवस्था क्या होता है, एकात्मक व्यवस्था क्या होता है, और संभव है कि उस क्लास को हम लोग आज ही कंप्लीट करेंगे। राइट, आज ही कंप्लीट करेंगे। चलिए, मेजोरिटी कितने टाइप का होता है ये देख लीजिए। सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। हिंदी में बोलते हैं साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। साधारण बहुमत यानी कि सिंपल सी बात ऐसे समझ लीजिए, साधारण बहुमत जैसे मान के चलिए राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं, 250 है, ठीक है, 250 टोटल सीट है। और मान लिया कि उस दिन आए थे 240 लोग, और 240 लोग में 20 लोग जो है क्या किए, वोटिंग नहीं किए। कितने बच गए, 220। तो 220 का 50% प्लस 1 क्या हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी। क्लियर है। जितना टोटल सीट है, सीट से कोई मतलब नहीं है, उस दिन जो वोटिंग होना है, उस दिन जिस इशू पे चर्चा होना है, जितने मेंबर्स उस दिन बैठे हैं किसी भी हाउस में, हाउस तो मेजोरिटी के बेस से इंडिया चलता है ना, जितने भी मेंबर्स बैठे हैं उतने मेंबर्स प्लस मेंबर्स बैठे होने और मेंबर्स वोटिंग करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। जो मेंबर्स बैठे हैं उससे नहीं काउंट होगा, जो मेंबर्स वोटिंग किए हैं उसका 50% प्लस 1 अगर पास होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, यानी कि ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी में होता है कि हाउस जैसे 250 है, 250 है, 250 में से जो वैकेंट सीट है, वैकेंट सीट को माइनस कर दिए, 10 वैकेंट सीट है, 10 पे चुनाव नहीं हुआ, टोटल कितना हो जाएगा, 240। हाउस में अभी आज के डेट में कितने लोग हैं, 240, तो 240 का 50%, 240 का 50% प्लस 1 इतना करेंगे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी, साधारण बहुमत तो आप लोग समझ लिए, हर जगह सिंपल मेजोरिटी का ही यूज होता है कोई भी बिल में। ठीक है, कुछ बिल को छोड़ दिया जाए तो, अब किस बिल को छोड़ना है उसकी हम लोग बिल में चर्चा करेंगे। इफेक्टिव मेजोरिटी का प्रयोग कहाँ होता है, हाउस जो है, हाउस में 4 स्पीकर होते हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राइट, और राज्यसभा में सभापति, उपसभापति। यही सेम सिस्टम कहाँ पर है, स्टेट में भी है, राज्य में भी। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, ठीक है, और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति कहलाते हैं। तो इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ कि ये जो 8 जो है इसमें, ठीक है, 8 में से एक अगर छोड़ दिया जाए, वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटा दिया जाए, बाकी सबको हटाने के लिए की जरूरत पड़ेगी, इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, प्रभावी बहुमत की जरूरत। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत होता है उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत। ठीक है, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत, यानी कि 2/3 मेजोरिटी। मान के चलिए 250 है, राइट, 250 में 240 ने वोटिंग किया, 240 का 2/3 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करेगा, फर्स्ट लेवल का स्पेशल मेजोरिटी। कहाँ यूज होता है, आर्टिकल 249 में, आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 249 के तहत क्या है, अनुच्छेद 249 में लिखा हुआ है यदि राज्यसभा चाहे तो अपने हाउस से संकल्प पारित कर सकता है और स्टेट लिस्ट के इशू पे कोई कानून बना सकता है, और इससे क्या होगा, पार्लियामेंट को पावर मिल जाएगा कानून बनाने के लिए। 312 में क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया था आर्टिकल 312 में, ठीक है, जो IFS का गठन हुआ था बाद में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसी के बिहाफ पे तो किया गया था, तो ये राज्यसभा का पावर है। ठीक है, ये सब कहाँ यूज होता है, इसमें फर्स्ट लेवल में। सेकेंड लेवल में क्या होता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या से आधे से कम न हो, यानी कि 240 गुने 2/3 ले रहे हैं, 240 लोगों ने वोटिंग किया तो 2/3 ले रहे हैं, लेकिन ये 2/3 जो है ना 50% ऑफ द हाउस से कम नहीं होना चाहिए, 50% ऑफ द हाउस होना ही चाहिए। ठीक है, ये सेकंड टाइप वाला। सेकंड टाइप वाला हर जगह यूज किया जाता है, चाहे किसी का रिमूवल करना हो, है ना, हटाना हो किसी का, जैसे जज को हटाना हो, किसी कंस्टिट्यूशनल बॉडी में बैठे हुए कोई व्यक्ति है उनको हटाना हो, राइट, किसी को भी हटाना हो, जो इम्पीचमेंट वगैरह बोलते हैं, सबको, सब में कौन यूज होता है, सेकंड टाइप ऑफ मेजोरिटी यूज होता है। ठीक है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में होता है कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। टोटल जो मेंबर्स हैं, जैसे मान के चलिए 240 250 मेंबर है, 250 का 2/3, 240 मेंबर है, 240 का 2/3,
ठीक है, कुल सदस्य संख्या का हाउस की सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होता है। अब कहेंगे इसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर है, यहाँ 250 आपका टोटल राज्यसभा के मेंबर हुए। मान लीजिए किसी दिन 120 ही बैठे हैं, तो 120 का 2/3 निकालेंगे, तो 20 का 2/3 निकालेंगे, कम हो गए, ठीक है। लेकिन यानी कि 80 लोग आए, लेकिन यहाँ पे देखिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत का मतलब क्या हुआ? हाउस के सदस्य संख्या 240 है अगर सदस्य संख्या, तो 240 का 2/3 हर हालत में आने चाहिए, ठीक है। 240 का 2/3 हर हालत में आना चाहिए, ये अंतर होता है दोनों। चलिए, मेजोरिटी समझ गए होंगे आप लोग, 3 टाइप का मेजोरिटी होता है। भाग जो था, भाग के बारे में कुछ समझ लीजिए। शुरू में कितना भाग था? 22, राइट। और मूल संविधान में 22 भाग था, वर्तमान में कितना भाग है? 25 भाग है। मूल संविधान में 8 अनुसूची था, वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूची। और मूल संविधान में 395 395 आर्टिकल्स है, एंड राइट नाउ इट इज मोर देन 450 आर्टिकल्स। ओके, अब ये 22 से 25 कैसे आया, अनुसूची 8 से 12 कैसे पहुंचा, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, अब देख लीजिए। पार्ट का अमेंडमेंट कैसे हुआ है, अब देख लीजिए। 22 था, 22 -2 कर दीजिए, 20 हो जाएगा। अब 20 + 5 कर दीजिए, 25 हो जाएगा। 25 वैसे होगा, बट नंबर वाइज टोटल 22 ही होता है, ठीक है। जैसे भाग 4 डीपीएसपी है, भाग 4 ए क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन वो माना जाएगा एक ही, क्योंकि है तो 4 का ही ना पार्ट। ये 7वां संशोधन 1956 1956 द्वारा 7 और 9 डिलीट हुआ। क्या कितना बच गया? 22 में से 2 हटा दीजिए तो 20 बच गया। अब 20 से 5 आपको पहुंचाना है 25 तक। 42वां संशोधन जो 42nd अमेंडमेंट 1976 था, 2 जोड़ा गया। 4A फंडामेंटल ड्यूटी, 14 है, 4 है और 14 है। 14 क्या हो गया? ट्रिब्यूनल के बारे में कहता है, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया। एंड द सिमिलर थिंग इज 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट 1992 और 74th अमेंडमेंट 1992, तो दोनों अमेंडमेंट है ना 1992 का है, ठीक है। इफेक्ट हुआ 1993 से, अमेंडमेंट 1992 का है। इसमें भाग 9 जोड़ा गया और ये भाग 9A जोड़ा गया। उसी तरीके से 97वां संशोधन 2011 भाग 9 भी जोड़ा गया। ये किसके लिए है? पंचायत से रिलेटेड है। ये किसके लिए है? ये नगर पालिका से रिलेटेड है। ये किसके लिए है? ये सहकारी समिति से रिलेटेड, राइट। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या हुआ? 5 जोड़ा गया, 5, यानी कि पहला अमेंडमेंट 42वां संशोधन, दूसरा अमेंडमेंट 73वां संशोधन, तीसरा अमेंडमेंट 74वां संशोधन, और चौथा अमेंडमेंट 97वां संशोधन 97th अमेंडमेंट। ये 4 अमेंडमेंट करके 5 भाग को जोड़ा गया है, और 20 से बढ़ा करके उसको कितना कर दिया गया? 25 कर दिया गया। तो आज के डेट में अगर पूछा जाए, नंबर वाइज तो 22 होते हैं, लेकिन काउंटिंग में टोटल 25 भाग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 14 14 एक अपना अलग है, 14A अलग है। 9 में ही देख लीजिए, 9 9 भी काउंट करेंगे टोटल 25 हो जाएगा, अप्रोक्स 25 अराउंड, ठीक है। चलिए, उसी तरीके से शेड्यूल देख लीजिए, अनुसूची देख लीजिए। फर्स्ट संशोधन कब हुआ था? 1951 में, 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची ऐड हुआ था। टोटल अनुसूची कितना है? 8, 8 में 4 ऐड करेंगे तब ना 12 होगा। ये 4 कौन कौन सा है? ये 4 ये है, ये 4 ये। फर्स्ट संशोधन 1951 9वीं अनुसूची, 52वां संशोधन 1985 10वीं अनुसूची, 73वां संशोधन 1992 11वीं अनुसूची, और 74वां संशोधन 1992 12वीं अनुसूची, ठीक है। यानी कि 4 अनुसूची जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? नेहरू जी के समय में जोड़ा गया था, 1961 में, फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है। और 1985 में 52nd अमेंडमेंट, ये नेहरू जी के समय में हुआ था। और एंटी डिफेक्शन लॉ कब हुआ था? राजीव गांधी जी के समय में हुआ था। और 73वां 74वां से 1992 जो है, और नगर पालिका पंचायत, ये कब हुआ था? ये इस समय पीएम कौन होंगे? नरसिम्हा राव होंगे, क्योंकि नरसिम्हा राव जी का टाइम पीरियड कब था? 91 से लेकर 96 तक। इसी समय मनमोहन सिंह जी थे फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। ये अमेंडमेंट है, चारों अमेंडमेंट ध्यान रखना है। भाग के लिए भी चारों अमेंडमेंट कैसे 20 से 25 22 से 25 कैसे हुआ, और अनुसूची के लिए भी ये अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, राइट। इससे क्वेश्चन आने की
संभावना रहेगा। ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, विशेषताएं थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, विशेषताएं देख करके चलिए विशेषताएं देख लीजिए। एक सामान्य विशेषता तो अभी देख लीजिए, और एक विशेषता आप देखेंगे संघीय विशेषता और एकात्मक विशेषता। राइट, संघीय विशेषता और एकात्मक विशेषता, तो उसे आप देखते हैं, टाइम बचेगा। भारतीय संविधान की विशेषता है, प्रॉपर्टीज कैसे है, संविधान कैसा है, लिखित और अलिखित। तो भारत का संविधान कैसा है, यूएसए का और भारत का दोनों का संविधान लिखित है। यूएसए और भारत का संविधान लिखित है, और ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित है। ब्रिटेन का अलिखित है। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन संविधान लिखित नहीं, वहाँ परंपरा के हिसाब से संविधान चलता है। ठीक है, लेकिन भारत और यूएसए का संविधान लिखित है। भारत का संविधान तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है, निर्मित या अधिनियमित और विकसित है, यानी कि संविधान का निर्माण किया गया है, अधिनियमित किया गया है, या इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो ब्रिटेन का संविधान के बारे में कहा जाता है कि विकास हुआ है, लेकिन भारत का, यूएसए का संविधान क्या है, निर्मित है, यानी कि निर्माण किया गया संविधान का। ठीक है, बनाया गया संविधान का। तो ब्रिटेन का संविधान विकसित हो जाएगा, और यूएसए भारत का संविधान क्या हो जाएगा, निर्मित और अधिनियमित हो जाएगा। कठोर और लचीला का क्या मतलब होता है, कठोर और लचीला का मतलब होता है कि कुछ संशोधन ऐसे हैं इसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। 2/3, राइट, 2/3 प्लस 50% ऑफ स्टेट का कंसर्न भी चाहिए। और कुछ मेजोरिटी, लचीला का क्या मतलब हुआ, लचीला का मतलब ऐसा है कुछ संशोधन ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं, जो साधारण बहुमत से हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, साधारण बहुमत से। ठीक है, तो ध्यान देना है, कठोर लचीला है। तो यूएसए का संविधान कैसा है, कठोर है, यानी कि वहाँ अमेंडमेंट करने के लिए क्या करना होगा, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी, जिसको आप विशेष बहुमत कहते हैं। ठीक है, और ब्रिटेन का संविधान क्या है, लचीला है, क्योंकि वहाँ कोई भी अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, जिसको आप साधारण बहुमत कहते हैं। लेकिन भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान कैसा है, कठोर है कि लचीला है, भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। क्यों, ध्यान दीजिएगा। कुछ अमेंडमेंट भारत के संविधान में सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, ठीक है, साधारण बहुमत से हो जाता है। लेकिन कुछ अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत होता है। 368 में दो पहलू होते हैं, एक होते हैं कैसे, 2/3 मेजोरिटी होते हैं, और एक होते हैं 2/3 मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। हाफ ऑफ द स्टेट मतलब जितना भी है, 34-35 जितना भी स्टेट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये क्या है, ये कठोर है। ठीक है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी वाला क्या है, आसान है। सिंपल मेजोरिटी से भी आसान है, यानी कि दोनों विशेषता यहाँ भारत के संविधान में पाई जाती है। यानी भारत जो अपना अमेंडमेंट कर रहा है, सिंपल मेजोरिटी से भी काम चला रहा है, और स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस, यानी स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट के भी कंसर्न चाहिए, कुछ जो फेडरल स्ट्रक्चर के इशूज रहते हैं उसके लिए। राइट, और फेडरल स्ट्रक्चर के इशूज क्या क्या रहते हैं वो मैं बताऊंगा, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, ठीक, या जहाँ पे स्टेट का पार्टिसिपेशन है और वो पावर को सेंटर छीन जा रही है। ठीक है, वो सब सारी चीज़ें। तो भारत के बारे में अगर पूछा जाए तो भारत का संविधान कैसा है, कठोर है और लचीला है। ठीक है, चलिए ये एक विशेषता आप देख लीजिए, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, क्योंकि संघीय विशेषता और एकात्मक व्यवस्था अगला क्लास में देखेंगे। अभी सिंपल से एक विशेषता, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है, सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीफ। सबसे लंबा लिखित संविधान कहा ही जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, मेंस क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों का है, ये तरीके से देख लीजिए। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ से खरीदा, हालांकि 2/3 चीज़ें हम लोग तो 35 के भारत शासन अधिनियम के हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने गौरव भी किया है, विभिन्न स्रोतों से विहित। तो सबसे लंबा लिखित संविधान होने का एक रीजन भी है, लंबा होने का कि डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखने के लिए भारत का संविधान काफ़ी लंबा हो गया है। विभिन्न स्रोतों से विहित है, स्रोत आपको पता ही है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज में कहाँ कहाँ से लिया गया है। राइट,
कठोर और लचीला के संबंध में ही हम लोगों ने देख लिया अभी कि अमेंडमेंट को सिंपल मेजोरिटी से, अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी से। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि सामान्य रूप में क्या है, सामान्य रूप में भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था है, लेकिन विशेष रूप में क्या हो जाता है, एकात्मकता भी हो जाती है। सामान्य रूप में भी कुछ कुछ लक्षण आपको दिखेंगे एकात्मकता का, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज वाला जो पोर्शन है, राज्यपाल के जो नियुक्ति वाला जो पोर्शन है, क्या है, ये सब एकात्मकता के लक्षण। लेकिन वही कह रहा है एकात्मकता के झुकाव, एकात्मकता के झुकाव के साथ है बेसिकली क्या, फेडरल सिस्टम में संघीय व्यवस्था। सरकार का पार्लियामेंट्री रूप, संसदीय रूप है। संसदीय रूप यानी कि भारत में पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में जो व्यक्ति जाते हैं कौन होते हैं, जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राइट। चलिए, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, हमेशा ध्यान दीजिएगा। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, वो बॉडी जो है, वो संस्था जो अल्टीमेट है। संप्रभुता शब्द, सोरेन शब्द अपने आप में काफी बड़ा टर्म है, ठीक है। संसदीय संप्रभुता का मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट वहां से ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है, ठीक है। लेकिन संसदीय संप्रभुता कहाँ पाया जाएगा, ब्रिटेन में पाया जाएगा। और उसी तरीके से एक और टर्म जो है न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ पाया जाएगा, यूएसए में पाया जाएगा। यानी कि ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है ना कि ब्रिटेन का संसद मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाने के अलावा दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम बॉडी है वो। पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम बॉडी इन ब्रिटेन, बट इन अदर टर्म्स आप वहाँ देखेंगे, यूएसए में देखेंगे, यूएसए में कहा जाता है कि अमेरिका का जो संविधान है क्या है, वकीलों का स्वर्ग है, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ जो जज है, जो एडवोकेट है, वही जो है डिसाइड करते हैं सारे नियम कानून। तो वहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता है, ठीक है, न्यायिक सर्वोच्चता यानी कि वहाँ पे सुपरमेसी किसकी है, जुडिशरी की सुपरमेसी। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में संविधान की सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। और भारत में न तो पार्लियामेंट सुपर है और न ही जुडिशरी सुपर है, बट दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होगा। और दोनों को पावर कहाँ से मिलेगा, दोनों को पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलेगा, भारत के संविधान से मिलेगा, राइट। तो क्लियर हो गया होगा। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यदि केवल संसदीय संप्रभुता की बात आएगी तो ब्रिटेन में जाएगा, और यदि न्यायिक सर्वोच्चता की बात आएगी वैसे में जाएगा। लेकिन इंडिया में क्या होगा, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। चलिए, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। एकीकृत का मतलब आपने समझ लिया था कि जैसे केंद्र और राज्य के बीच में पावर का डिवीजन हो रहा है, वैसे न्यायपालिका के बीच में पावर का डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। कोर्ट आप देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रीट के माध्यम से बहुत सारे केसेस को नीचे से भी ऊपर बुला लेता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया, वो फाइनल माना जाता है, उसको स्टेट ये नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट ये नहीं कर सकता है कि हम इसको चैलेंज करें, राइट। तो एकीकृत है। और जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। न्यायपालिका के स्वतंत्र रखने की बातें कई सारी चीज़ों में आपको दिखेगा, जैसे पेमेंट्स वगैरह, पे मैटर जो होता है, पे एंड अलाउंसेस वगैरह जो होता है, ये सब क्या होता है, ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर से मिलता है। किनको, जजेस को, वोटेड एक्सपेंडिचर से नहीं मिलता। पार्लियामेंट द्वारा चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश की जाती है। ये सब बहुत सारी चीज़ें। फंडामेंटल राइट, विशेषता है भारतीय संविधान की विशेषता है फंडामेंटल राइट, यानी कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों को फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को है, और कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को है। तो 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। केवल इंडियन सिटीजन को है और बाकी जितने हैं दोनों को है, राइट। तो मौलिक अधिकार एक विशेषता है किसका, भारतीय संविधान का। हर जगह ये फंडामेंटल राइट नहीं मिला हुआ है हर संविधान में लोगों को। टीपीएसपी, स्टेट को एक डायरेक्शन दिया गया है कि आप जो अपना काम करेंगे, काम करने के एक तरीके से क्या कहेंगे, इनडायरेक्टली आप एक एसओपी कहेंगे, यानी कि आपको डायरेक्शन दे दिया गया है आप कैसे कैसे काम करेंगे। जैसे आप देखते हैं, कभी आप न्यूज़ में सुने होंगे, गुजरात में, बिहार में लिकर बैन हो गया। तो लिकर बैन कहाँ से, ये कहीं ना कहीं डीपीएसपी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है किसका, स्टेट पॉलिसी का। स्टेट जो अपना पॉलिसी बनाएगा उसके लिए एक प्रिंसिपल डायरेक्ट किया गया है, ठीक है, कैसे आपको पॉलिसी बनाना है। लिकर बैन की जैसे हमने चर्चा किया, तो आर्टिकल 47 में क्या है, लिकर बैन है, यानी कि शराब पे प्रतिबंध, राइट। कुछ भी गवर्नमेंट जो स्कीम चलाती है, जो प्लान बनाती है, ठीक है, जो स्कीम वगैरह चलाती है जनता के वेलफेयर के लिए, वो डीपीएसपी का पार्ट है। और डीपीएसपी के थ्रू क्या किया जाता है, स्टेट को वेलफेयर बनाने की कोशिश किया जाता है, राइट। स्टेट कैसे अब वेलफेयर काम करे, लोगों के हित में काम करे। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट था। तो भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं लाया गया था, लेकिन बाद में फंडामेंटल ड्यूटी लाया गया। कब लाया गया,
इमरजेंसी के बाद लाया गया था। ठीक है, इमरजेंसी आपको पता ही 1975 से 77 तक, 1975 से 77 तक चला था। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उसमें लगा कि लोगों को हमने अधिकार ज़्यादा दे दिया है बट लोग अपना कर्तव्य भूल गए। तो कर्तव्य देने के लिए स्वर्ण समिति का गठन किया गया था और उसके बाद क्या हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटी लाया गया था। तो जिस समय लाया गया था उस समय टोटल 10 था, बाद में एक और जुड़ा 11 हो गया टोटल फंडामेंटल ड्यूटी भी आज के डेट में एज ऑन डेट 11। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत न तो हिंदू राज्य है न मुस्लिम राज्य है। कैसे है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता जो है क्या है आज के डेट में, बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। धर्मनिरपेक्ष क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, कोई व्यक्ति यदि कभी कहे आपसे डिस्कस वगैरह करें भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, बोली गई सब बकवास की बातें, ये नहीं होगा, क्योंकि धर्म व्यवस्था का एक बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने का राइट किसका है, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने का राइट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, ये अभी तक ऐसा नहीं है कि जो डिसाइड होगा वही है, बाद में भी बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग को डिफाइन करते रहते। राइट, चलिए, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, वोटिंग का जो राइट था शुरू में जब इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री था तो वोटिंग का राइट काफ़ी अच्छा नहीं था। कुछ लिमिटेड लोगों को वोटिंग मिलता था, जैसे एजुकेशन बेस, टैक्स बेस, कौन कितना टैक्स दे रहा है, प्रॉपर्टी बेस ऐसे मिलता था। लेकिन इंडिया फर्स्ट कंट्री ऐसा बना जो इंडिपेंडेंसी के साथ ही वोटिंग राइट दिया, एडल्ट फ्रेंचाइजी का राइट दिया। और शुरू में कितना था, 21 वर्ष था, बाद में इसको घटा करके 18 कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान। ठीक है, राइट, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, मत देने की आयु जो राइट टू वोट उसको घटा करके क्या किया गया, 21 साल से लेकर के कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि ये एक पॉलिटिकल राइट है, एक पॉलिटिकल राइट है। और इंडिया में कोई व्यक्ति अगर है और अपना पॉलिटिकल राइट का यूज करना चाह रहा है, उनके पास राइट है पॉलिटिकल राइट यूज करने का, 18 वर्ष से उम्र कर लिया है पूरा, तो पॉलिटिकल राइट का यूज कर सकते हैं। एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ, सिंगल सिटीजनशिप हुआ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यूएसए में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, स्टेट का एक अपनी नागरिकता है, सेंटर का अपनी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। आप कहीं ऐसा नहीं सुनेंगे कि महाराष्ट्र का अपना एक सिटीजनशिप है, यूपी का और बिहार का और झारखंड का अपना एक अलग सिटीजन, ऐसा नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल ओवर इंडिया। स्वतंत्र निकाय की हम लोगों ने चर्चा किया, सुप्रीम कोर्ट जैसे एक स्वतंत्र निकाय है, उसी तरीके से निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, कैग, स्टेट पीसीएस, ये सब क्या है, स्वतंत्र निकाय है। संविधान में कुछ ऐसे निकायों को स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, क्यों, जो अपने काम अच्छे कर सके। यदि इनको इंडिपेंडेंट नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आएगा और एक तरीके से डेमोक्रेसी तो नहीं हो पाएगा, डेमोक्रेसी वीक हो जाएगा। जैसे यदि ऑडिट एजेंसी का काम क्या है, ऑडिट एजेंसी का काम है गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ऑडिट करना। और यदि उसमें इंडिपेंडेंसी ही न रहे, गवर्नमेंट के ऊपर से प्रेशर है, तो उसी का पैसा उसका कैसे ऑडिट कर सकता है। सरकार की तरफ से दबाव रहे तो सरकार के खर्चे को ऑडिट कैसे कर सकती है, नहीं कर सकती है, पार्शलिटी होने की संभावना रहेगा। इसलिए इन सब बॉडीज को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया। तो इलेक्शन कमीशन हो गया, चुनाव निर्वाचन आयोग, यूपीएससी संघ लोकसभा आयोग, कैग हो गया, स्टेट पीसीएस, सबको ठीक है क्या किया गया है, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन है, आपातकालीन उपबंध 152 से 18, भाग 18 में है 352 से 356, 360, 152, 356, 360, 3 प्रकार की इमरजेंसी है। ठीक है, कौन कौन सी इमरजेंसी है, 3 प्रकार के हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल जिसको आप लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल कई बार लग चुके हैं, ऐसा नहीं है। और राज्यों में आपातकाल तो आए दिन लगते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन उपबंध जो है क्या है, बेसिकली संघात्मक व्यवस्था को बदलकर एकात्मक व्यवस्था कर देगा, यूनिटरी सिस्टम ला देगा। क्योंकि स्टेट के पास जो पावर है वो पावर कहीं ना कहीं कम हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, वो पावर सेंटर ले लेती है। सेंटर है ना, यानी कि प्रेसिडेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वहाँ पे गवर्निंग सिस्टम इंप्लीमेंट करती है, कहाँ पर, स्टेट में। ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव को क्या किया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है कुछ दिन के लिए। ठीक है, वहाँ के विधानसभा को निलंबित भी किया जा सकता है, वहाँ की सरकार को भी कुछ दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को के थ्रू शासन चलाते हैं। तो ये सब ध्यान में रखना है। आपातकालीन उपबंध एक एकीकृत व्यवस्था का लक्षण है, लेकिन ये जरूरत भी है। ठीक है, जरूरी भी है।
त्रिस्तरीय सरकार की प्रणाली शुरू में जो था 2 स्तरीय था सरकार की प्रणाली, केंद्र था और राज्य था। बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन 92 के द्वारा जो पंचायत और नगर पालिका आया था उसमें क्या किया गया, त्रिस्तरीय, ठीक है, सरकार की प्रणाली लाई गई। और जिस तरीके से संघ का विषय दिया गया था 7वीं अनुसूची में या भाग 11, ठीक है, भाग 11 में चैप्टर 1 चैप्टर 2 भाग 11 के चैप्टर 1 जो पढ़ेंगे आप, ठीक है, आर्टिकल 245 से जो शुरू हो रहा है, राइट, वो सब कहाँ तक जा रहा है, क्या है वो विधायी तरीके से रिलेशन है, लेजिस्लेटिव रिलेशन है, इसी तरीके से बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। ये सब क्या गया है 7 शेड्यूल में। तो ये सब सब्जेक्ट दिया गया था किसको, सेंटर को भी सब्जेक्ट दिया गया था, स्टेट को भी सब्जेक्ट दिया गया था। सिमिलर पैटर्न पे जब 73rd अमेंडमेंट आया और 74th अमेंडमेंट आया 1993 से इम्प्लीमेंट जो हुआ, तो उसमें पंचायत और नगर पालिका को भी सब्जेक्ट दिया गया, ठीक है, कुछ विषय दिया गया, उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार, पे सारा अधिकार तो मिलेगा। तो 29 विषय जो था किसको दिया गया, पंचायत को 29 विषय दिया गया, म्यूनसिपालिटी को कितना दिया गया, 19 सब्जेक्ट म्यूनसिपालिटी को दिया गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये एक तरीके से संविधान के थ्रू दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए अब सरकार का स्तरीय अगर पूछा जाए, सरकार का स्तरीय किस प्रकार का है, एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय। तो आज के डेट में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जा रही है और त्रिस्तरीय प्रणाली है सरकार का। आपको और अगर कुछ लगता है तो त्रिस्तरीय की जगह 4 स्तरीय 4 लेवल का गवर्नमेंट भी आप कर सकते हैं, यानी पंचायत से नीचे भी कुछ और हो सकता है क्या, आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। ये सब टोटल हमारे क्या था, ये सब टोटल हमारे क्या था, ये सब भारतीय संविधान की विशेषता था ब्रीफ में। इससे प्री के भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं, राइट। क्वेश्चन अभी नहीं लिए हैं, क्वेश्चन हम आगे लेंगे। लेक्चर्स को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, मेंस के लिए भी काम आए और प्री के लिए भी काम आए। इंडियन पॉलिटी का क्लास अगर कोई स्टूडेंट हमारा करता है तो ये ध्यान में रखना है कि अभी तो सब कुछ फ्री है, हमारा तो वैसे भी फ्री है, हम तो कहीं भी पढ़ा देते हैं, हमारी तो सेवा ही फ्री रहती है किसी भी संस्था में। ऐसा नहीं कि मैं केवल दे एजुकेशन पढ़ाता हूँ, बहुत सारे संस्थाओं में पढ़ाता रहता हूँ जहाँ से डिमांड आ गया, क्योंकि पढ़ाना मेरा पैसन है। तो मैं जो ये करना चाह रहा था कि यदि कोई स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं तो कोशिश ये करना है कि प्री हो मेंस हो, जो मेरा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आप आंसर गलत करके नहीं आएंगे, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, ठीक है। चाहे बीपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, कोई अगर लेक्चर्स भी देख रहे हो तो इस नंबर पे आप अपना चैट कर लीजिएगा। फ़ोन पे रिप्लाई मैं नहीं दे पाऊँगा, तो बिजी शेड्यूल, बट ये 0 है, ध्यान में रखना, ड्यूटी बिजी शेड्यूल। बट वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेरी रहेगा मैं आपको बता दूंगा कौन चीज़ कहाँ से पढ़ना है। जब कहीं भी मैं फ्री पढ़ा सकता हूँ तो मैं आप लोगों को भी अलग से क्लास दे सकता हूँ, स्पेशल क्लासेस दे सकता हूँ, क्लासेस, ठीक है। सैटरडे संडे में थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा टाइम रहता है। तो ये सब, तो मेरा टारगेट यही है कि चाहे जो भी एग्जाम दे रहा हो, फ्री का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, डिस्कशन हो, कुछ भी हो, आप मेरे सब्जेक्ट में कम से कम कमज़ोर न रहें, मेरे सब्जेक्ट में मजबूत रहें, चाहे वो लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो मैं आपको आगे मैं बताया हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम के क्लास करें, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है हिंदी मीडियम के क्लास करें। जैसे मैंने लास्ट जो है अपना जो हम वीकली करंट अफेयर्स के क्लास लेते हैं उसका मैंने इंग्लिश मीडियम का भी वीकली करंट अफेयर स्टार्ट किया है। तो इंग्लिश मीडियम का बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है, क्योंकि डिमांड था बच्चों का कि सर जैसे आप हिंदी की क्लास ले रहे हैं वैसे वीकली करेंट अफेयर इंग्लिश मीडियम में भी लीजिए, तो उनका स्टार्ट हो गया। उसी तरीके से कुछ बहुत सारे बच्चों का चैट आया है सर इंडियन पॉलिटी का जिस तरीके से बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हिंदी मीडियम में बताते हैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में भी बता देंगे, बहुत सारे बेनिफिट हो जाए। क्योंकि देखिए फ्लो जो है बाइलिंगुअल में बड़ा दिक्कत है, बाइलिंगुअल में 2-2 स्लाइड बनाना, और उससे अच्छा सेपरेट क्लास ले लीजिए, हिंदी का अलग ले लीजिए, इंग्लिश का अलग लीजिए, दैट विल बी मोर बेटर फॉर मी एंड यू ऑल्सो। क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।